नमस्कार स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम फिर एक साथ हैं हमारे सेशन में जिसमें हम डिस्कस करते हैं कॉमन एरर्स को जो कि अभी तक एसएससी में आ चुकी हैं और हमने इन्हें किरण पब्लिकेशन से लिया है। 95 सेंटेंसेस हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। 96 सेंटेंस से आज का हमारा डिस्कशन शुरू करेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस ये सामने लिखा हुआ है आपके और आपको अप्रोच के बारे में पता है। अगर आप प्रीवियस वीडियोस देख रहे हैं तो आप हमारी जो ये सिंटैक्टिकल अप्रोच है इससे काफ़ी अच्छी तरह से फेमिलियर होंगे। इसमें हम वर्ड टू वर्ड चलते हैं और एक एक वर्ड का हम फंक्शन देखते हैं, उसे किस पार्ट ऑफ स्पीच में होना चाहिए, वो दूसरे शब्दों से किस तरह से कनेक्टेड है, किस तरह का उसका दूसरे शब्दों से रिलेशन है और ओवरऑल किस कंटेक्स्ट में किस मीनिंग को जनरेट किया जा रहा है। ये अप्रोच मेरे हिसाब से बेस्ट अप्रोच है अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश को तैयार कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। द ओनली इंडियन, सामने आपके लिखा हुआ है, ये आर्टिकल है। आर्टिकल है, डिटर्मिनर है तो किसी नाउन के लिए आया होगा। ये रहा वो नाउन और ओनली हो गया एक और डिटर्मिनर। ये इसके लिए हो गया, ये भी इसके लिए होगा। अब ये जो नाउन फ्रेज आपके सामने लिखी हुई है, नाउन फ्रेज के बारे में आप भली बात ही जानते हैं कि जो नाउन है या कोई भी नाउन फ्रेज है, ये सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट की भूमिका में हो सकती है, ऑब्जेक्ट की भूमिका में हो सकती है, कॉम्प्लीमेंट की भूमिका में हो सकती है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट ये तभी बन पाएगी जब ये लिंकिंग वर्ब के साथ लिखी हुई आए, या लिंकिंग वर्ब के बाद लिखी हुई कॉम्प्लीमेंट हो। लिंकिंग वर्ब आती है सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से लिंक करने के लिए, लेकिन इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब लिखी हुई नहीं है तो इसको कॉम्प्लीमेंट नहीं माना जा सकता। अब इसको ऑब्जेक्ट तभी कहा जा सकता है जब ये ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो। देखिए, कोई भी नाउन फ्रेज सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट की भूमिका में होगी या ऑब्जेक्ट की भूमिका में होगी या कॉम्प्लीमेंट की भूमिका में होगी। इट इज़ वेरी सिंपल। कॉम्प्लीमेंट होने के लिए इससे पहले यहाँ लिंकिंग वर्ब होनी चाहिए थी, वो या है नहीं तो ये कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है। ऑब्जेक्ट कोई नाउन या कोई नाउन फ्रेज या कोई प्रोनाउन तभी हो सकता है जब वो ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो। मतलब उस सिनेरियो में यहाँ पर कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन होनी चाहिए थी, वो भी नहीं है तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट भी नहीं है, फिर तो इसको सब्जेक्ट ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये फंक्शन के आधार पर हमने तय किया, निर्धारित किया कि ये जो फ्रेज लिखी हुई है आपके सामने, द ओनली इंडियन, ये लिखा हुआ है सब्जेक्ट। आगे चले, आगे लिखा हुआ है 2+V1। 2+V1 इन्फिनेटिव होता है और ये जो इन्फिनेटिव्स होते हैं ये नाउन के फंक्शन में भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव के फंक्शन में भी हो सकते हैं और एडवर्ब के फंक्शन में भी हो सकते हैं। देखिए, कोई भी जो नाउन है या किसी भी वर्ड को या किसी भी फ्रेज को, चाहे वो इन्फिनेटिव ही क्यों ना हो, नाउन तभी कहा जा सकता है जब या तो वो सब्जेक्ट हो रहा हो या ऑब्जेक्ट हो रहा हो या कॉम्प्लीमेंट हो रहा हो। वही जो बात यहाँ पर बताई उसी बात को उल्टा करके बोल रहा हूँ। पहले बोला था कि अगर सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा तभी नाउन हो सकता है। अब बोल रहा हूँ कि कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज या कोई भी क्लोज या चाहे कोई इन्फिनेटिव क्यों ना लिखा हो, नाउन तभी हो सकता है जब वो सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, कॉम्प्लीमेंट हो। वाइस वर्सा बातें बोल रहा हूँ। ठीक है, अब आपको पता है कि जो टू विन है, ऑब्जेक्ट होने के लिए इसको ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होना पड़ेगा। इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, कोई प्रीपोजिशन नहीं है, वो तो एक नाउन फ्रेज लिखी है तो ऑब्जेक्ट तो ये है नहीं। कॉम्प्लीमेंट होने के लिए इसको लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होना पड़ेगा। जी हाँ, लिंकिंग वर्ब अपने बाद कॉम्प्लीमेंट लेती है क्योंकि लिंकिंग वर्ब आती है लिंक करने के लिए कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से। जैसे मैंने लिखा सी इज अ डॉक्टर, तो यहाँ पर ये जो लिंक, ये जो वर्ब है बी की फॉर्म, ये लिंकिंग वर्ब है। ऐसे बहुत सारी लिंकिंग वर्ब मैंने बताई हैं पिछले लेक्चर्स में। आप अगर देख रहे हैं तो आप उससे फेमिलियर होंगे, वरना तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा लिंकिंग वर्ब के बारे में। लिंकिंग वर्ब को मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लिंकिंग वर्ब को जानना अगर आप इंग्लिश को समझना चाहते हैं तो सी इज ए डॉक्टर, ये अगर लिंकिंग वर्ब है तो ये लिखा है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है यहाँ पर सब्जेक्ट। और लिंकिंग वर्ब क्यों आई है? इस सब्जेक्ट को इस कॉम्प्लीमेंट से लिंक करने के लिए। ऐसी कोई लिंकिंग वर्ब यहाँ लगी है क्या? नहीं लगी, तो इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है। सब्जेक्ट तो पहले ही आ गया, अब ये दोबारा दो दो सब्जेक्ट थोड़ी लगाएंगे, नहीं होगा। लगाते तो कंजंक्शन से जोड़ के लगाते, कंजंक्शन भी नहीं लगा यहाँ पर।
अब ये कोई भी नाउन, कोई भी फ्रेज या कोई भी क्लोज या कोई भी वर्ड एडवर्ब तब हो सकता है जब या तो वो वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आए, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए आए, या एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आए। तो क्या लग रहा है आपको 2+B1 इससे पहले कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब या कोई वर्ब है, या बाहर सेंटेंस में कोई वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब है जिसके लिए आ सकता है? नहीं। तो इसका मतलब ये एडवर्ब भी नहीं है, एक्चुअली में ये एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव क्यों है? एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आया है। किस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आया है? इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आया है। भाई किस इंडियन की बात कर रहे हैं? जो विन किया नोबेल प्राइज को, आगे लिखा हुआ है पूरा, ठीक है। तो ये जो इन्फिनेटिव है इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आया, इस नाउन के बारे में बताने के लिए आया है। तो इस इन्फिनेटिव को कहा जाना चाहिए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। हालांकि इन्फिनेटिव अपने फंक्शन के आधार पर, चूंकि वो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आया था, तो अपने फंक्शन के आधार पर एडजेक्टिव बन तो गया, लेकिन मूलतः वो अभी भी एक वर्ब है। कैसी वर्ब है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है इनको। नॉन फाइनाइट वर्ब मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में कि नॉन फाइनाइट वर्ब इसको क्यों कहा जाता है। जब नॉन फाइनाइट वर्ब चैप्टर पढ़ाता हूँ तो वहाँ मैं डिटेल में समझाता हूँ। फिलहाल आप समझिए कि ये एडजेक्टिव हो तो गया अपने फंक्शन के आधार पर, लेकिन मूलतः ये एक वर्ब ही है। और अगर वर्ब है तो वर्ब के एट्रीब्यूट शो करेगा, वर्ब के एट्रीब्यूट इसमें होंगे। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इसका वर्ब है। अगर ये वाला पार्ट वर्ब है तो हमें देखना पड़ेगा कि किस नेचर की वर्ब है, लिंकिंग नेचर की है या एक्शन नेचर की है। जी हाँ, वर्ब को जो है मैंने उनके फंक्शन के आधार पर दो तरह से कैटेगराइज किया है। एक तो लिंकिंग वर्ब हो सकती है या एक्शन वर्ब हो सकती है। अब ये लिंक करने के लिए तो ये आती नहीं भाई, जीतना या हारना, ये तो एक्शन है ना, ये तो एक्टिविटी है। तो लिंकिंग तो है नहीं, एक्चुअली में एक्शन वर्ब है। अब अगर आपने ये तय कर लिया कि ये एक्शन वर्ब है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये ट्रांजिटिव नेचर की है या इनट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। अगर आपने ये देख लिया कि हाँ विन एक्शन नेचर की वर्ब है, तो आपको देखना पड़ेगा कि ट्रांजिटिव एक्शन है या इनट्रांजिटिव एक्शन है। ट्रांजिटिव एक्शन वो एक्शन होते हैं जो अपने बाद लेते हैं ऑब्जेक्ट। ये ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने बाद लेते हैं ऑब्जेक्ट। इनट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेते। देखिए क्लियर कर देता हूँ अभी यहाँ पर आपको। अगर आपको लगता है कि ये एक्शन नेचर की वर्ब है, तो एक्शन नेचर की वर्ब भी दो तरह की पॉसिबल है, ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, इनट्रांजिटिव नेचर की वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती। तो अगर ये ट्रांजिटिव होगी तो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा होगा। ऑब्जेक्ट मतलब कोई नाउन लिखा होगा या प्रोनाउन। तो क्या लिखा है? लिखा तो है, नोबेल प्राइज ये नाउन फ्रेज ही तो लिखी है। और ये नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट बन जाएगी इस विन के लिए। प्राइज हो गया नाउन, नोबल हो गया इसके लिए एडजेक्टिव, और द हो गया आर्टिकल। इस प्रकार से ये जो फ्रेज हो गई नोबल प्राइज नाउन फ्रेज हो गई, और ये बन जाएगी ऑब्जेक्ट इसके लिए। फोर आगे आ गया प्रीपोजिशन। और अब प्रीपोजिशन अगर लगा है तो क्यों लगा है? प्रीपोजिशन लगाए जाते हैं सेंटेंस में किसी नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ने के लिए। तो फोर प्रीपोजिशन लिटरेचर को, या द लिटरेचर मान लीजिए अभी, फोर प्रीपोजिशन द लिटरेचर को जोड़ने के लिए आया है। किससे जोड़ने के लिए आया है? नोबेल प्राइज से जोड़ने के लिए आया है। हमें बताना था कि नोबेल प्राइज कौन से वाले नोबेल प्राइज की बात हो रही है, साइंस वाले के, लिटरेचर वाले के, या पीस वाले के, ठीक है। तो हमने यहाँ पर फोर प्रीपोजिशन से उसको जोड़कर लिखा, और ये फोर प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी जो कि कोई नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, लेकिन इस सिचुएशन में नाउन फ्रेज सुटेबल है। तो ये लिटरेचर हो गया नाउन, ये हो गया डिटर्मिनर। एक्चुअली में यहीं पे गलती है, ये जो द है ना आर्टिकल, ये लगाने की जरूरत नहीं है। लिटरेचर तो खुद एक डिसिप्लिन है, खुद एक अलग फील्ड है, रीजन है, उसको स्पेसिफिक करने की जरूरत क्या है। और यहाँ पर तो स्पेसिफिक किया नहीं जा रहा है, ऐसा तो नहीं बताया जा रहा कि किसी इस विशेष प्रकार के लिटरेचर की बात कर रहे हैं। ओवरऑल लिटरेचर को रिफर किया जा रहा है, तो जनरल वे में रिफर किया जा रहा है, दा की जरूरत नहीं है यहाँ पर। हालांकि ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, देखिए मैं फिर से आपको ध्यान दिला दूं, ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं ये एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करती हैं। और यहाँ पर इस फ्रेज को, फॉर लिटरेचर को, मैं कहूँगा एडजेक्टिव फ्रेज। क्यों कहूँगा मैं एडजेक्टिव फ्रेज? क्यों आई है? ये आई है इस नोबेल प्राइज को मॉडिफाई करने के लिए, इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। तो अगर नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आई है तो इसको कहा जाना चाहिए एडजेक्टिव फ्रेज। वाज लिंकिंग वर्ब हो गई। किसके लिए हो गई लिंकिंग वर्ब? ये जो सब्जेक्ट शुरू में लगाया था भाई, ये टू विन द नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर, ये विन तो इसके साथ आ गया, इस वाली फ्रेज में आ गया,
ठीक है, ये सब्जेक्ट इसके साथ ये लिंकिंग वर्ब यहाँ हो गई। अब लिंकिंग वर्ब है तो आगे लिखा होगा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कोई भी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव हो सकता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर क्या लिखा है, नाउन लिखा है। द ओनली इंडियन वाज रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये इस तरीके से जो है 96 सेंटेंस को समझना है। अगले सेंटेंस पे चलते हैं 97। आफ्टर हिज इलनेस द पेशेंट वाज सिक विद लाइफ। ठीक है, वही अप्रोच रहेगी हमारी, वर्ड टू वर्ड चलेंगे, फंक्शन देखते हुए चलेंगे। दूसरे शब्दों से क्या कनेक्शन है ये देखेंगे, किस रिलेशन में है, किस कंटेक्स्ट में है, क्या मीनिंग जनरेट हो रहा है। आफ्टर हो गया प्रीपोजिशन। अब ये प्रीपोजिशन है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी। ये रहा इसका ऑब्जेक्ट, नाउन फ्रेज इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इलनेस हो गया नाउन और हिज हो गया डिटर्मिनर। अब देखिए प्रीपोजिशनल फ्रेज, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होती हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज इसको इसलिए कहा जा रहा है, मैं पेन का कलर मुझे लगता है शायद चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये वाला सही रहेगा या फिर येलो ही ठीक है। प्रीपोजिशनल फ्रेज, मैंने कहा कि ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होती हैं इनको प्रीपोजिशनल फ्रेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रीपोजिशन से जोड़ के बनी होती हैं। लेकिन चूंकि इनका फंक्शन सेंटेंस में कुछ और ही होता है तो इनके फंक्शन के आधार पर इनका एक और पार्ट ऑफ स्पीच जो है तय हो जाता है इस पूरी फ्रेज का। देखिए प्रीपोजिशनल फ्रेज कोई पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, वो तो इसकी आइडेंटिटी है ना, क्योंकि प्रीपोजिशन तो ये वाला वर्ड है, ये पूरा तो प्रीपोजिशन नहीं है ना। प्रीपोजिशनल फ्रेज अगर हम इसको कह रहे हैं तो आफ्टर हिज इलनेस पूरा तो प्रीपोजिशन नहीं है ना, प्रीपोजिशन तो ये है। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज इसको कह देते हैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि साहब ये प्रीपोजिशनल फ्रेज लगी है। लेकिन चूंकि सेंटेंस में इनका फंक्शन कुछ और ही होता है तो उस फंक्शन के आधार पर इनको एडजेक्टिव या एडवर्ब कहा जा सकता है। एडवर्ब कहा जा सकता है अगर ये आई हैं किसी वर्ब के लिए, एडजेक्टिव के लिए, एडवर्ब के लिए। एडजेक्टिव प्रीपोजिशनल फ्रेज को तब कहा जा सकता है जब वो किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आई हो या फिर कॉम्प्लीमेंट वगैरह के फंक्शन में हो। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है, जैसे कि क्लियर है मेरी बातों से, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकती हैं। इनको एडजेक्टिव कहा जा सकता है या फिर एडवर्ब कहा जा सकता है। ठीक है, एडजेक्टिव तब जब किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आई हो, एडवर्ब तब जब किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आई हो। तो क्या इस फ्रेज को देखकर आप बता सकते हैं कि ये किस लिए आई है? भाई किस लिए आई है, क्या है इसका फंक्शन? देखिए आफ्टर हिज इलनेस क्या बता रहा है, ये टाइम को रिफर कर रहा है कि कोई चीज कब हुई। और टाइम को रिफर कर रहा है तो किसके टाइम को रिफर कर रहा होगा, ये रिफर कर रहा होगा वर्ब के टाइम को। भाई वर्ब या एक्शन में तो टाइम होता है, टाइम जो प्रॉपर्टी है वो वर्ब भी तो लिए रहती है, वर्ब का कोई टाइम हो सकता है, सब्जेक्ट का क्या टाइम होगा। मतलब जो कोई इवेंट होता है, कोई एक्शन होता है, कोई स्टेट होती है तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे होती है। उस टाइम को रिफर करने के लिए तो एडवर्ब टाइम लगाए जाते हैं। तो अगर ये फ्रेज आफ्टर हिज इलनेस, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज टाइम को रिफर कर रही है तो किसके, वर्ब के। चूंकि वर्ब को रिफर कर रही है तो इसको क्या कहा जाना चाहिए, एडवर्ब। और चूंकि वर्ब के टाइम को रिफर कर रही है तो हम इसको कह देते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इस प्रकार से ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज आपके सामने लिखी हुई है ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। इतनी बात क्लियर हो गई तो आगे चलते हैं। यहाँ पर कॉमा से थोड़ा सा इस फ्रेज को अलग कर दिया गया। द पेशेंट लिखा हुआ है यहाँ पर नाउन, पेशेंट नाउन हो गया, द हो गया यहाँ पर आर्टिकल। एक्चुअली में मैं इसको नाउन भी नहीं, मैं इसको नाउन फ्रेज कहूँगा, क्योंकि हाँ पेशेंट तो नाउन है लेकिन द पेशेंट है नाउन फ्रेज। अब चूंकि मैं आपको बता चुका हूँ, पहले ही कई बार बता चुका हूँ और मैं ये बार बार कहता रहूँगा, मेरी आदत है कि मैं आपके दिमाग में ये चीज़ें डाल के जाऊँगा कि अगर नाउन फ्रेज है तो या तो सब्जेक्ट होगी या ऑब्जेक्ट होगी या कॉम्प्लीमेंट होगी। अब देखो कॉम्प्लीमेंट होने के लिए लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होना पड़ेगा इसको, इसका मतलब उससे पहले लिंकिंग वर्ब होनी चाहिए। यहाँ पर कोई लिखी हुई नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट मानना भी इसको सही नहीं होगा। ऑब्जेक्ट अगर इसको कहोगे तो एक ही सिचुएशन में कहोगे कि या तो यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब लगी हो और उसका ऑब्जेक्ट हो रही हो, या फिर यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन लगी हो और उसका ऑब्जेक्ट हो रही हो। यहाँ पर ना कोई ट्रांजिटिव वर्ब ना कोई प्रीपोजिशन है तो ऑब्जेक्ट भी नहीं कह सकते, फिर तो इसको सब्जेक्ट ही कंसीडर करना पड़ेगा। आगे लगा है वाज। अब देखिए वाज हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब होगी तो मेन वर्ब के साथ आई होगी, मेन वर्ब यहाँ पर कोई है नहीं तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। एक्चुअली में ये खुद ही मेन वर्ब है,
वाज खुद ही मेन वर्ब है, ये बी की फॉर्म है और बी होती है लिंकिंग वर्ब। सारी की सारी जो लिंकिंग वर्ब होती हैं वो मेन वर्ब ही होती हैं। मैं आपको लिखवा देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। बी एक लिंकिंग वर्ब है, बिकम, ठीक है। मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स नए हो सकते हैं या रिवीजन की जरूरत हो सकती है आपको। बी बिकम, गो, गेट, ग्रो, फील, स्मेल, टेस्ट, लुक, सीम, appear, turn, stay, remain, sound, keep, reach, prove, stand, etc। एक दो छूट भी सकती है, लाई, फॉल जैसी, ये वो वर्ब भी हैं जो बहुत ही रेयर केसेस में लिंकिंग वर्ब हो जाती हैं, लेकिन कभी मैंने देखा नहीं है प्रीवियस ईयर में या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हुए ने। ये वाली जो लिंकिंग वर्ब है बार बार आपको दिखाई देंगी, ठीक है। ये रीच लिखा हुआ है, तो अगर ये वाज बी की फॉर्म है तो बी लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब सारी की सारी मेन वर्ब भी होती हैं, और लिंकिंग वर्ब आती हैं सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से लिंक करने के लिए। कहाँ है कॉम्प्लीमेंट, ये लिख रहा। ये जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं ये नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं। एडवर्ब और मैनर ये नहीं हो सकते, और इसका कारण मैं आपको बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं कि एडवर्ब और मैनर जो हैं आते हैं वर्ब के मैनर को बताने के लिए। जब कोई भी एक्शन होता है या किया जाता है, चाहे वो ट्रांजिटिव नेचर का हो, चाहे वो इंट्रांजिटिव नेचर का हो, चाहे वो डूइंग नेचर का हो, चाहे वो हैपनिंग नेचर का हो, खुद से होने वाला हो, तो कोई भी एक्शन में एक ढंग होता है। उस ढंग को बताने के लिए, उस मैनर को बताने के लिए एडवर्ब मैनर लिखे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम वर्ड लिख रहे हैं वो तो हम इस नाउन या प्रोनाउन के लिए लिख रहे हैं, सब्जेक्ट के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पर एडवर्ब मैनर की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तो कॉम्प्लीमेंट चाहिए। इसीलिए कॉम्प्लीमेंट नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव हो पाते हैं। एडवर्ब, प्लेस, एडवर्ब टाइम भी कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं, लेकिन फिर उनका थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाता है और वो लॉजिकल और मीनिंगफुल होने चाहिए। प्रीपोजिशनल फ्रेजेज जो है, प्रीपोजिशनल फ्रेजेज जो हैं वो आपके सामने जो है कॉम्प्लीमेंट बन जाती हैं अगर वो लॉजिकल हो, मीनिंगफुल हो तो यहाँ पर जो है कॉम्प्लीमेंट लगा है आपका एडजेक्टिव, द पेशेंट वाज सिक। अब ये जो सिक के साथ जो प्रीपोजिशन आ रहा है ना, ये गलत हो गया। सिक मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ इसके बारे में, क्योंकि ये दोबारा आ सकता है। सिक ऑफ समवन या समथिंग यूज करते हैं हम, ठीक है। समवन या समथिंग, समवन या समथिंग, समथिंग ज्यादा सही होगा, या फिर टायर्ड, टायर्ड ऑफ समथिंग, या फिर ऐसे भी यूज कर लेते हैं दोनों को एक साथ, सिक एंड टायर्ड ऑफ समथिंग, ठीक है। और ऐसे भी यूज कर लेते हैं, सिक ऑफ डूइंग समथिंग। और ये जो है इस तरह से ये सारी की सारी वर्ब है ना, वर्ब कह रहा हूँ सॉरी, एडजेक्टिव है। ये टायर्ड भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये तो है ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं। इन एडजेक्टिव के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लिख के आता है, और ये हम ऐसा लिखकर हम रिफर कर रहे होते हैं कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई, मैं उससे जो है अब परेशान हूँ, अनोयड, अपनी अनोयंस दिखाने के लिए, अपनी बोर्डनेस दिखाने के लिए कि यार अब ये नहीं चाहिए। जैसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ, आई एम सिक ऑफ योर एक्सक्यूजेस, ठीक है। आई एम सिक ऑफ योर एक्सक्यूजेस, ये मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, आई एम सिक ऑफ डूइंग दीज लिटिल थिंग्स, ठीक है। डूइंग समथिंग, डूइंग की जगह आप कोई और वर्ब भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, आई एम सिक ऑफ टेकिंग दीज लिटिल थिंग्स, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ लेकर परेशान हो गया हूँ, बार बार ये कर रहे हो, बोर हो रहा हूँ, अनोयंस दिखाने के लिए इस तरह की फ्रेजेस को यूज़ कर लेते हैं
हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई एक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो गई कि अब हम उससे बोर हो गए हैं और अब हम उसे करना नहीं चाहते हैं, अब उससे हम हमने अनोयंस दिखाने के लिए, ठीक है, अनोयंस दिखाने के लिए इस तरह के कंस्ट्रक्ट को हम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए सिक ऑफ लाइफ, कि लाइफ से वो बोर हो गया, लाइफ से वो अनोय हो गया। ठीक है, ये हो गया आपके सामने 97 सेंटेंस। 98 पर चलते हैं। आई टोल्ड हिम डैट आई अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी नो एरर। आई देखिए प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्टिव केस में तो सब्जेक्ट ही कंसीडर करोगे। पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट। अब टोल्ड आपकी यहाँ पर मेन वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। और एक बार और बता दूं मैं आपके बारे में, ये जो टोल्ड वर्ब है ये एक्शन नेचर की वर्ब है और ये है डाई ट्रांजिटिव। डाई ट्रांजिटिव वो वर्ब होती हैं जो अपने बाद दो ऑब्जेक्ट लेती हैं। पूरा का पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है इसी चैनल पर, वर्ब प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से देख लेना। और पिछले 4-5 लेक्चर में मैं इसके बारे में 2-3 बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो अभी इसके बारे में उतना डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। टोल्ड डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। डाई ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जो अपने बाद दो ऑब्जेक्ट लेती हैं। एक ऑब्जेक्ट रहेगा होम का, कि किसको बताया, और दूसरा ऑब्जेक्ट रहेगा व्हाट का, कि क्या बताया, किसको बताया, क्या बताया। तो उसको बताया और ये बताया भैया। पहला ऑब्जेक्ट हो गया इसका हिम, ऑब्जेक्ट 1, इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कह दिया जाता है, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया इसका ये जो पूरा का पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है ये व्हाट का रिप्लाई है, व्हाट का रिप्लाई है। क्या बताया, डैट आई अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी। हालांकि इसमें गलती है, वो अभी देखेंगे, फिलहाल स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि उसको बताया और ये बताया, ठीक है। तो ये हो गया होम का रिप्लाई। ये जो पर्सन होते हैं ये होम का रिप्लाई होता है, और जो थिंग होती है या कोई स्टेटमेंट होता है वो बन जाता है व्हाट का रिप्लाई। तो अब चूंकि दो क्लोजेस थी तो कंजंक्शन तो लगाना पड़ा जोड़ने के लिए, इतनी बात हो गई। अब चूंकि ये पूरी की पूरी क्लोज है और ये क्लोज ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो इसको कहोगे आप नाउन क्लोज, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट है तो नाउन हो रही है, और चूंकि क्लोज है तो नाउन क्लोज इसको कहना सही होगा। इसकी ये आइडेंटिटी हो गई, या इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो गया पूरी क्लोज का, कि ये नाउन के फंक्शन में है, ऑब्जेक्ट के फंक्शन में, नाउन पार्ट ऑफ स्पीच में कही जा रही है। आई हो गया प्रोनाउन, और प्रोनाउन आपको पता है सब्जेक्ट बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, या कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट होने के लिए यहाँ कोई लिंकिंग वर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट होने के लिए कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन नहीं है, इट मीन्स ये क्या है, सब्जेक्ट ही है। अब देखिए आगे जो आपके सामने वर्ब लिखी है अवेल। अवेल जो है, अवेल का मतलब होता है, अवेल के दो मीनिंग, 2-3 मीनिंग सामने निकल के आते हैं। एक तो होता है टू बी ऑफ यूज या यूजफुल टू समवन, है ना, किसी चीज, किसी पर्सन के लिए यूजफुल होना। जैसे मैं यहां पर लिखूं एग्जाम्पल के तौर पर, आवर एफर्ट्स डिड नॉट, या यहां पर लिख देता हूं आवर एफर्ट्स अवेल्ड अस नथिंग, है ना। तो मतलब क्या है, जो हमारे एफर्ट्स थे वो हमारे लिए यूजफुल नहीं हुए, ठीक है। आवर एफर्ट्स वर नॉट यूजफुल टू अस, ठीक है, इस मीनिंग में आ जाती है। इस मीनिंग में देखिए ये ट्रांजिटिवली यूज हो रही है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद क्या आ रहा है, अस आ रहा है। दूसरा मीनिंग इसका कुछ ऐसा हो जाता है, ये पहला मीनिंग हो गया। दूसरा मीनिंग हो जाता है टू मेक यूज ऑफ समथिंग, टू बी यूजफुल टू समवन, या टू मेक यूज ऑफ समथिंग, ठीक है। यहां पर ये थोड़े से इस मीनिंग में आ जाती है। यहां पर ये थोड़ा ना ट्रांजिटिव तो यहां भी है, लेकिन यहां पर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ले लेती है। जैसे मैंने कहा द रेजिडेंट्स शुड अवेल, ठीक है, ऑफ
द रिसोर्सेस। तो यहां पर जो है अवेल अपने साथ क्या लेगी, चूंकि ट्रांजिटिव वर्ब है, आपने ऑफ के साथ यूज कर दिया तो ऑफ तो लेगी, वो तो बात सही है, लेकिन यहां पर क्या लेगी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर रेजिडेंट्स के लिए आप लगाओगे तो क्या लगाओगे, देमसेल्व्स, है ना, प्लूरल है तो क्या लगाओगे, देमसेल्व्स। यहां पर ये अपने साथ, हाँ ये जरूरी है कि इसका मीनिंग कुछ ऐसा है कि अवेल देमसेल्व्स ऑफ द रिसोर्सेस। बिना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के भी यूज हो सकती है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ भी यूज हो सकती है, लेकिन अलग अलग मीनिंग में। अवेल देमसेल्व्स ऑफ द रिसोर्सेस, तो ये यहाँ पर यही हो रहा है एक्चुअली में, ये आई के लिए यूज हो रही है और यहाँ पर लगाया द अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पर होना चाहिए आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, और ये जो द अपॉर्चुनिटी है इस ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ये द अपॉर्चुनिटी इस ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ये माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो रहा है आई के लिए, और अवेल्ड यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब यूज हो रही है और इसका ऑब्जेक्ट हो रहा है माई सेल्फ। ये दूसरे वाले मीनिंग में। राइटिंग हो सकता है शायद आपको समझ में ना आ रही हो, क्योंकि मैं बहुत जल्दी लिखता हूँ, अनस्टैंड लिखता हूँ, कोई बात नहीं, मैं इसका ध्यान रखूँगा। 98 सेंटेंसेस हमारे हो गए हैं, 99 पर चलते हैं, समय कम है आपके पास भी मेरे पास भी। आई थिंक ही ऑन्स एन एक्सपेंसिव पेंटिंग बाय हुसैन। आई थिंक हो गया सब्जेक्ट, आई हो गया सॉरी सब्जेक्ट, थिंक हो गई मेन वर्ब। मेन वर्ब ये ऐसी है कि ये ट्रांजिटिव है और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये रहा इसका ऑब्जेक्ट, क्या है, व्हाट का रिप्लाई। ठीक है, मेंटल एक्शन है, ये मेंटल एक्शन कहा जाता है थिंक करना। देखिए ये जो थिंक है ना, ये एक्टिविटी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, तो इसको जो है, लेकिन है ये ट्रांजिटिव, इस सिनेरियो में ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी और व्हाट का रिप्लाई लेगी। थिंक ऑफ भी आ जाता है, एक फ्रेज हो जाती है थिंक ऑफ। इस सिचुएशन में हम थिंक को इनट्रांजिटिवली यूज कर रहे हैं और यहाँ पर ये कोई मेंटल एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, हालांकि ये रिफर कुछ ऐसा कर रही है, यहाँ पर ये स्टेटिक नेचर, स्टेटिव वर्ब होती है, स्टेट को बताती है, लिंकिंग वर्ब भी नहीं होती, स्टेटिव होती है, स्टेटिव वर्ब को बताती है। देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे थिंक ऑफ का मतलब होता है टू हैव ओपिनियन अबाउट समथिंग। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिख दूं, व्हाट डू यू थिंक ऑफ सेकुलरिज्म। ठीक है, तो मैं यहां पर आपकी ओपिनियन जानना चाह रहा हूं कि आपके दिमाग में उसे लेकर क्या ओपिनियन है। ठीक है, एक थिंक के साथ आ जाता है थिंक अबाउट, यहां पर भी ये इंट्रांजिटिवली यूज हो रही है, और यहां पर जो है मैं इसको इस तरह से रिफर कर सकता हूं, आई एम थिंकिंग अबाउट यू। यहां पर जो है, ये जो मैं चूंकि थिंकिंग लगा रहा हूं तो यहां पर ये इस मेंटल एक्टिविटी को बताता है, यहां पर ये मेंटल एक्टिविटी ना होकर मेंटल ओपिनियन है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहां पर लेकिन ये जो है आई थिंक ही ओन्स एन एक्सपेंसिव पेंटिंग बाय हुसैन, ये इस ओपिनियन की बात की जा रही है कि ये जो है ओपिनियन, यहां पर जो लिखी है ओपिनियन लिखी है, लेकिन यहां पर बिना प्रीपोजिशन के आ रही है, ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज हो रही है, और डेट इज ओके। ठीक है, कंजंक्शन यहाँ पर लगा होना चाहिए था लेकिन हटा दिया गया, इनफॉर्मल वे है लिखने का, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है। आई थिंक, आई बिलीव, आई कंसीडर, ठीक है, इस तरह की वर्ब के साथ ये हो जाता है। ही ऑन्स एन एक्सपेंसिव पेंटिंग बाय हुसैन, ही हो गया प्रोनाउन, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई मेन वर्ब, और ये जो है ये भी स्टेटिव नेचर की वर्ब है, स्टेटिव नेचर की वर्ब। और स्टेटिव नेचर की वर्ब होती है जो स्टेट बताती है, किसी चीज़ की कोई स्टेट अवस्था है, जैसे थिंक ऑफ,
यहाँ पे ये क्या बता रही थी, स्टेट बता रही थी, अवस्था बता रही थी कि उसके दिमाग में ये स्टेट है, किसी चीज़ को लेकर ये ओपिनियन है। ऐसी ऑन होती है, ये भी स्टेटिव नेचर की वर्ब है। तो मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब अगर है तो ये क्या है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। कुछ ऑन करते हो, जिस चीज़ को ऑन करते हो वो इसका ऑब्जेक्ट होगा। देखिए स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब का ही एक एट्रीब्यूट है। कुछ वर्ब जो है टाइम टेकिंग नेचर की नहीं होती। जैसे आपने सुना होगा आई लव यू, आई एम लविंग यू आपने नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि जो लव है वो स्टेटिव नेचर की है, वो स्थिर रहने वाली वर्ब है, वो एक अवस्था को बताती है। लव एक अवस्था होती है, या तो वो है या वो नहीं है। मैं लव कर रहा हूँ, ऐसा वाला कोई सीन नहीं होता। तो ये जो वर्ब होते हैं ये कंटिन्यूस स्टेट में नहीं आ सकती, इसीलिए मैंने इसको कंटिन्यूस स्टेट में लिखा और इसको मैं नहीं लिख सकता। ठीक है, चूंकि कंटिन्यूस स्टेट में आ सकती हैं वो वर्ब जो गोइंग ऑन रह सकती हैं, जो जारी रह सकती हैं एक समय के लिए, और लव जारी नहीं रह सकती, वो या तो है या वो नहीं है। तो उसी प्रकार से है ऑन। ऑन या तो आप कोई चीज़ ऑन करते हो या नहीं करते। तो ऑन क्या है, क्या ऑन करते हैं वो, एक्सपेंसिव पेंटिंग, लेकिन है ये ट्रांजिटिव नेचर की, बट स्टेटिव वर्ब है, डायनेमिक वर्ब नहीं है। इस पर भी मैंने इसको डिटेल में समझाया हुआ है, इस पर मैंने लेक्चर डाला हुआ है पूरा का पूरा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। ही ऑन्स एन एक्सपेंसिव पेंटिंग, पेंटिंग हो गया नाउन और एक्सपेंसिव हो गया उसके लिए एडजेक्टिव, और एन हो गया आर्टिकल, जो कि ई यहाँ पर वोवल साउंड की वजह से ये हो गया, ई की वजह से नहीं, देखिए वोवल लेटर की वजह से नहीं, वोवल साउंड की वजह से ए एन लगाया जाता है। तो ये एन एक्सपेंसिव पेंटिंग नाउन फ्रेज हो गई, और ये नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट का काम कर रही है इस ट्रांजिटिव वर्ब के लिए। बाय हुसैन, बाय प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट। देखिए बाय प्रीपोजिशन लगाया जाता है अगर कोई चीज़ का कोई डूअर हो या किसी ने कुछ किया हो। एक्चुअली में जो पेंटिंग है इसका डूअर दिखाने के लिए हमने बाय हुसैन लगा दिया, लेकिन हम यहाँ पर ऑफ हुसैन भी लगा सकते थे, ऑफ हुसैन भी सही होता, बाय हुसैन भी ठीक है, नो एरर है सेंटेंस में। ऑफ हुसैन अगर हम लगाते तो हम यहाँ पर बिलोंगिंगनेस या रिलेशनशिप बताने के लिए कि ये पेंटिंग किससे रिलेट करती है, हुसैन साहब से रिलेट करती है, हुसैन की बिलोंगिंग्स है, हुसैन से बिलोंग करती है, तो हम ऑफ लगा सकते थे। लेकिन अगर हमने बाय लगाया है तो हम रिफर करना चाह रहे हैं कि इस पेंटिंग को बनाने वाला कौन है, हुसैन है। इस डूअर को रिफर करने के लिए भी बाय प्रीपोजिशन लगा दिया जाता है। तो सेंटेंस में हो गई आपके नो एरर। बाकी ये जो स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब वाला कॉन्सेप्ट है, काफ़ी लंबा कॉन्सेप्ट है, पूरा का पूरा जो है लेक्चर पड़ा हुआ है इसी चैनल पर, वर्ब प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा, आप इसको जरूर देखें, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब हम चलते हैं 100 सेंटेंस पर। ये 100 है, यहाँ पर शायद ये छूट गया। अ लार्ज साइन नियर द एंट्रेंस वांट्स द विजिटर टू बीवेयर अबाउट बियर्स। साइन हो गया नाउन, लार्ज हो गया एडजेक्टिव, अ हो गया आर्टिकल, ये हो गई नाउन फ्रेज। फिर से मैं वही कहूँगा कि जो नाउन फ्रेज हैं वो या तो सब्जेक्ट हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट हो सकती है, कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट होने के लिए इससे पहले लिंकिंग वर्ब होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। ऑब्जेक्ट होना चाहिए था इससे पहले, जो कि नहीं है। सब ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, इससे पहले देखिए, सॉरी, इसको इस नाउन फ्रेज को ऑब्जेक्ट होने के लिए इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है, तो इसलिए इसको ऑब्जेक्ट नहीं कहा जा सकता, इसको सब्जेक्ट ही मानना पड़ेगा। ये बात जो है आपको समझ में आ गई होगी, शॉर्ट में समझा के आगे चलते हैं। नियर लगा है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये रहा, ये नाउन हो गया और ये हो गया आर्टिकल, मतलब नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज, ठीक है, नाउन फ्रेज है तभी ऑब्जेक्ट बन पा रहा है। अब ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज यहाँ पर लगी है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज किस लिए लगी है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज लगी है इस साइन के बारे में बताने के लिए। कौन से वाले साइन की बात हो रही है, जो नियर द एंट्रेंस है। तो अगर ये नाउन के बारे में बताने के लिए लगी है तो इस फ्रेज को मुझे कहना चाहिए एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। ये इसका हो गया फंक्शन। वांस हो गई मेन वर्ब, एक्शन नेचर की वर्ब है या रेफरेंस देने के लिए है, तो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ये रहा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, यहाँ पर हो रहा है नाउन, ये नाउन और ये हो गया आर्टिकल।
ठीक है। वांट्स द विजिटर्स टू बिवेयर, बिवेयर 2 + V1 लगा है, 2 + V1 अगर इन्फिनेटिव लगा है तो ये इन्फिनेटिव मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, देखिए हर दूसरे तीसरे सेंटेंस में इन्फिनेटिव जो है यूज हो जाते हैं। तो इन्फिनेटिव के बारे में एक बात समझ लो कि इन्फिनेटिव जो है नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। अब वो किस सेंटेंस में क्या है ये डिपेंड करेगा उसके फंक्शन पर, और फंक्शन आपको पता है कि एडवर्ब होने के लिए किसी भी वर्ड को, किसी भी फ्रेज को या किसी भी क्लोज को एडवर्ब के जो फंक्शन है उनको क्वालिफाई करना होगा। और एडवर्ब के फंक्शन क्या है, किसी वर्ड, फ्रेज या क्लोज को एडवर्ब तभी कहा जा सकता है जब वो किसी वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आई हो, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए आई हो या एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आई हो। तो अगर ये वर्ड ऐसा काम कर रहा है तो इसको एडवर्ब कहा जाना चाहिए, और बिल्कुल ये ऐसा ही काम कर रहा है। देखिए ये जो टू बिवेयर है ये यहाँ पर वांस को रिफर करने के लिए लिखा गया है कि क्यों वार्न कर रहा है, क्यों वार्न कर रहा है, इसलिए वार्न कर रहा है ना। तो या फिर ये चीज वार्न कर रहा है, तो बता तो रहा है ये वर्ब के बारे में। तो अगर वर्ब के बारे में ये रेफरेंस दे रहा है तो इसको कहा जाना चाहिए एडवर्ब। अगर ये किसी नाउन के बारे में रेफरेंस दे रहा होता, किसी नाउन को रिफर कर रहा होता है, किसी नाउन के लिए यूज हो रहा होता, नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा होता, तो मैं इसको एडजेक्टिव भी कह सकता था। क्या बिवेयर विजिटर्स को रिफर करने के लिए, विजिटर के मीनिंग में कुछ ऐड करने के लिए है? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए इसको एडजेक्टिव कहना उतना सही नहीं होगा, एडवर्ब कहना उतना सही होगा। और सब्जेक्ट तो मैं इसको मान ही नहीं सकता, ना ये ऑब्जेक्ट है ना ये कॉम्प्लीमेंट है, तो नाउन तो ये वैसे नहीं होना। ठीक है, तो ये हो गया एडवर्ब। अब ये जो बिवेयर है इसके साथ अबाउट नहीं आता, इसके साथ ऑफ आता है ना। बिवेयर ऑफ प्रीपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट। एक्चुअली में जो बिवेयर वर्ड है ये वर्ब है, और ये इसी मीनिंग में है ना। बिवेयर का मीनिंग होता है टू बी वरी, वरी ये वही वाला वरी है जिसका सिनोनियम होता है कॉशियस, टू बी वरी और कॉशियस ऑफ समवन और समथिंग। ठीक है। अब ये जो बिवेयर जो वर्ब है ये ट्रांजिटिवली भी यूज हो जाता है और इंट्रांजिटिवली भी यूज हो जाता है इसी मीनिंग में। और इंट्रांजिटिवली जब ये यूज होता है तो इसके साथ लिखा हुआ आता है बिवेयर ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है, अबाउट का इस्तेमाल नहीं होता। तो ये ऑफ प्रीपोजिशन, उसके बाद बियर्स यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपके 100 सेंटेंस हो गए कंप्लीट, सेंचुरी हम कर चुके हैं। ऐसे और भी बहुत सारे 100 कंप्लीट करेंगे, आप बने रहिए मेरे साथ। जिस भी सेंटेंस में आपको जरा सी भी कोई दिक्कत है, कहीं पे कोई सेंटेंस का सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा, कंफ्यूज है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं समय मिलने पर थोड़ी समय बाद ही ज़रूर रिप्लाई दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।